ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इको का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू का क्लास करने बैठे हैं और एमसीक्यू में हम लोग मार्केट चैप्टर लास्ट किए थे क्लास में बोल के हम लोग एमसीक्यू करेंगे फर्स्ट आईसीएआई का टेक्स्ट बुक से। तुम लोग एक बार रिकॉल करो कि हम बोले थे तुम लोग को कि किस ऑर्डर से तुम लोग को एमसीक्यू करना है। पहले करना है तुम लोग को आईसीआई का मैट का एमसीक्यू, सेकंड करना है स्कैनर वाला एमसीक्यू चैप्टर वाइज जिसमें दिया हुआ है वो स्कैनर वाला एमसीक्यू, और तीसरा आप एबीटीएफ वाला एमसीक्यू करोगे। इस ऑर्डर से फॉलो करना है। लास्ट में एबीटीएफ, इसलिए एबीटीएफ का थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है और जो नॉर्मली एमसीक्यू आता है वो आपका आईसीआई का मैट का स्टैंडर्ड वाला एमसीक्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इजी से डिफिकल्ट में चलेंगे, नहीं तो पहले से डीमोरलाइज्ड हो जाएंगे। तो इसलिए मार्केट चैप्टर लास्ट किया था बोल के प्लीज सी, एक बार रिकॉल कीजिए। यू कैन ओपन इनटू योर टेक्स्ट पेज नंबर 4.53 वाला CMA वाले। y'all can, if any CMA candidates are watching this video, then they can definitely go through the videos only, वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। किंतु सीए वाले लोग डेफिनेटली अपने इंस्टीट्यूट का मैट सामने ओपन कीजिए। प्लीज सी ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन जहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है 4.53। दिस इज द 4.53, प्लीज नोट करो 4.53। ये पेज में आपका मार्केट वाला एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने लोग। हम लोग टोटल शायद 101 सवाल है एमसीक्यू, सब अपने लोग कर नहीं पाएंगे एक दिन में। तो एक काम करते हैं, हम लोग ऑड नंबर्स को कर लेते हैं 1 3 5 7 ऐसा करके, तो इवन नंबर्स को तुम लोग एक बार घर में ट्राई करेगा। फाइन, पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज सी इफ यू हैव ओपन द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू, वो और अच्छा होगा। इन द टेबल बिलो what will be the equilibrium market price? equilibrium market price कहाँ होता है? जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, और डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है, चेक कीजिए। इट्स इक्वल जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल, दोनों देखो इक्वल हो रहा है। 700 ये दोनों इक्वल है, बाकी कोई जगह पे दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, देयरफॉर 4 इज द equilibrium market price. Question number 3, let's move into question number 3 में देखते हैं। assume that when price is ₹20, quantity demanded is 15 units। ये प्राइस है, अगर प्राइस 20 रुपया है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 15 यूनिट्स। इसका मतलब व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी हो गया 300, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस इज ₹18, मतलब नेक्स्ट प्राइस अगर 18 हो गया, प्राइस घट गया 20 से 18, द क्वांटिटी डिमांडेड बिकम 16 यूनिट्स, क्वांटिटी 16 यूनिट हो गया। तो नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू देखो कितना हुआ, नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 18 इंटू 16। 18 इंटू 16 कितना होता है? ये जो टोटल रेवेन्यू निकलेगा 18 इंटू 16, तो ये होगा 110 और 18, तो 882, इट बिकम्स 288। यानी कि हम देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू फॉल किया, पहले 300 बाद में 288। तो इसका मतलब द चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज -12, दैट इज आंसर, -12। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 5, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला याद करो, इट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यानी कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा अगर बिक्री करे तो मेरा टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा, तो दैट मींस इट इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस, नहीं द चेंज इन क्वांटिटी, नहीं द चेंज इन पी इंटू क्यू। हाँ, ये हो सकता है, बिकॉज पी इंटू क्यू इज टोटल रेवेन्यू, पी इंटू क्यू ड्यू टू ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, ये करेक्ट है। फाइन, नेक्स्ट इज, इस डी ऑप्शन नहीं होगा किस लिए देखो,
marginal revenue is equal to price but only if the firm is a price searcher. मतलब price searcher मतलब price क्या होगा वो search कर रहा है, मतलब he is a price maker टाइप का हो सकता है, not taker, क्योंकि marginal revenue equal to price होता है जहां firm price taker होता है. Fine. Question number 7. Which of the following is not an essential condition of pure competition? Pure competition होने के लिए 3 essential condition चाहिए. Large number of buyers and sellers, homogeneous good, and free entry and exit. So which of the following is not an essential condition? Large number of buyers and sellers नहीं, homogeneous product नहीं, freedom of entry, ये तीनों pure competition का दरकार है. तो not बोला, क्वेश्चन में बोला not, and therefore ये होगा करेक्ट ऑप्शन. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये परफेक्ट कंपटीशन का है, नॉट प्योर कंपटीशन. क्वेश्चन नंबर 9. विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मतलब नेसेसरी कंडीशन, और नेसेसरी कंडीशन होता है MC इक्वल टू MR. ये आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है? Economic cost include the opportunity cost of the resources owned by the firm. ये true है क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड है और इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिटरमाइंड होता है. अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये भी ट्रू है. इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट से इकोनॉमिक प्रॉफिट कम होगा इफ रिसोर्सेज ओन्ड एंड यूज्ड बाय द फर्म हैव एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यस, ये भी ट्रू है. अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, नहीं, ये गलत है. इट इज नॉट लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट्स लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो ये वर्ड गलत है, इसका मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन, लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये ख्याल रखेगा. क्वेश्चन नंबर 13. इट इज एज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी दैट, एज्यूम करते हैं अपने लोग इकोनॉमिक थ्योरी में कौन सी चीज? डिसीजन मेकिंग विद इन द फर्म इज यूजुअली अंडरटेकन बाय मैनेजर्स बट नेवर बाय द ओनर्स. ये तो हमको लगता है ठीक नहीं है. The ultimate goal of the firm is to maximize profit regardless of firm size or type of business organization. ये करेक्ट हो सकता है, ये assume करते ही है अपने लोग. See, as the firm size increases, so do its goals, not necessarily. The basic decision making unit of any firm, the basic decision making unit of any firm is its owners. ये भी करेक्ट नहीं है. That means the most correct option is, as the firm, the ultimate goal of the firm is to maximize profit. It is the most important assumptions. Next, 15. If supply increases in a greater proportion than demand, मतलब सप्लाई ज्यादा रेट से इंक्रीज किया, मतलब सप्लाई का इंक्रीज होने का रेट डिमांड का इंक्रीज होने का रेट से ज्यादा है, इसका मतलब प्राइस के ऊपर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब दिस इंप्लाइज प्राइस विल डिक्रीज. तो हम लोग देखते हैं एक बार, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस. नहीं, प्राइस तो फॉल करेगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस ग्रेटर नहीं होगा, क्वांटिटी ग्रेटर होगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, ये कंफर्म्ड हो गया, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज कर रहा है. जब दोनों इंक्रीज करता है क्वांटिटी इंक्रीज करता है, किंतु सप्लाई का इंक्रीज अगर ग्रेटर प्रोपोर्शन हुआ तो प्राइस कमेगा. किंतु ये आपने लोग का सेकंड यूनिट से दिया मार्केट चैप्टर का. द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल, नहीं, और पढ़ने का दरकार नहीं है. द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी लोअर देन द, नहीं, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर, ये करेक्ट, than the original equilibrium, and the new equilibrium quantity will be higher. Yes, this is the correct option, D. ये होगा, this is the condition. Next, number 17. Suppose the technology for producing personal computers improves. अच्छा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया तो सप्लाई का क्या होगा? सप्लाई विल इंक्रीज, तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई. And at the same time, individuals discover new uses for personal computers. इसका मतलब डिमांड भी इंक्रीज करेगा, दोनों इंक्रीज किया.
so that there is greater utilization of personal computers, which of the following will happen to equilibrium price and equilibrium quantity? ये दोनों होने से कंफर्म्ड हो गया कि क्वांटिटी बढ़ेगा, किंतु प्राइस के बारे में अपने लोग बोल नहीं सकेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। प्राइस विल इंक्रीज, नॉट नेसेसरीली। प्राइस विल डिक्रीज, नॉट नेसेसरीली। क्वांटिटी विल इंक्रीज बट प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये करेक्ट ऑप्शन है। प्राइस कुछ भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not a characteristic of a perfectly competitive market? ये सबसे आसान सवाल है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, नहीं, ये तो कैरेक्टर है। आउटपुट्स ऑफ द फर्म आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर वन अनदर, ये भी करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्म्स फेस डाउनवर्ड, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। डाउनवर्ड नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड का वैसे हॉरिजॉन्टल होता है। रिकॉल ए इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर होता है, दिस इज इक्वल टू प्राइस। तो इसका मतलब डिमांड का इज परफेक्टली इलास्टिक, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है। और रिसोर्सेस मोबाइल होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, बट नॉट इन परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 21, मोनोपोली में राइज इन ए प्रोडक्ट मार्केट बिकॉज, किस लिए मोनोपोली राइज करेगा? हम लोग एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स पर थे। ए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इज ओन्ड बाय ए सिंगल फर्म, हाँ हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज गिवन द फर्म पेटेंट राइट, हाँ ये भी हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेक्स प्रोडक्शन बाय ए सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंट, हाँ ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सही होगा। That is the right option. Come next. Number 23. Price taking firms, that is the firms that operate in a perfectly competitive market, are said to be small relative to the market. Which of the following best describes this smallness? मतलब large number of buyers and sellers होता है, तो ये कैसे best describe होता है? The individual firm must have less than fewer than 10 employees, बेहुदा बात एकदम नहीं होगा। The individual firm faces a downward sloping market demand curve, नहीं, ये तो मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। The individual firm has assets of less than 20 lakhs, अगेन फालतू बात, तो चौथा और पढ़ना ही नहीं है, वही होगा। The individual firm is unable to affect market price through its output decision, yes, क्योंकि इतना छोटा हिस्सा है टोटल मार्केट सप्लाई का कि अकेले एक पर्टिकुलर फर्म अपने मार्केट का सप्लाई को या आउटपुट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। देन इट इज टर्म्ड एज अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म। इसका मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 25, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्राइमरीली बिकॉज, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन का डिफरेंस क्या है? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, यस। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस होता है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री इनटू इंडस्ट्री इज ब्लॉक, नहीं, एंट्री फ्री होता है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर रिलेटिवली फ्यू बैरियर्स टू एंट्री, नहीं, बैरियर्स टू एंट्री है ही नहीं, तो फ्री एंट्री है। तो इसका मतलब करेक्ट होना चाहिए, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is the distinguishing characteristics of oligopolies? डिस्टिंग्विश्ड मतलब एकदम अलग फीचर होगा ओलिगोपोलिस्टिक का। देखो, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है, देखते हैं, इसको रखते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बी, द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो सब मार्केट में ही होता है गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डिस्टिंग्विश्ड कहां से हुआ? द इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स, यस, ये हो सकता है। सी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता है इनडिटर्मिनेट, डिमांड कब कंटिन्यूअसली चेंजेस, इसलिए ये मार्केट में कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। 29, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस
और प्राइस होने का मतलब दैट इज अ डिमांड कर्व. नेक्स्ट 31. Discriminating monopoly implies that monopolist charges different prices for his commodity. Yes. From different group of consumers. Yes हो सकता है. For different uses. हाँ ये भी हो सकता है. अलग अलग बायर से अलग अलग दाम चार्ज करूंगा. अलग यूज करने के लिए अलग दाम चार्ज करता हूं, जैसे कि CSC करता है. और एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग जगह से लोकेशन वाइज अलग अलग प्राइस चार्ज करूंगा. तो एनी ऑफ द अबव हो सकता है. दैट इज करेक्ट. 31. Question number 33. In the context of oligopoly, the King demand hypothesis is designed to explain, ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स ए प्राइस रिजिडिटी, क्योंकि किंग डिमांड मतलब किंग वाला पॉइंट में प्राइस फिक्स होगा. ये एकदम लास्ट क्लास में आप लोग किए थे मार्केट का, ख्याल रखिएगा. 35. Suppose that the demand curve for the XYZ company slopes downward. Demand curve slopes downward. Downward मतलब आपका डिमांड कर्व ऐसा होगा. दिस इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व. ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है. ये एवरेज रेवेन्यू कर्व दो मार्केट में होता है, आइदर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. हम लोग 4 मार्केट पढ़े हैं वर्चुअली. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली. तो हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड होता है केवल मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. वी कैन कंक्लूड, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द फर्म ऑपरेट्स इन परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट. नहीं, इसमें हॉरिजॉन्टल होता है. बी, द फर्म कैन सेल ऑल दैट इट वांट्स एट एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्राइस. नहीं, ये तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी परफेक्ट कंपटीशन का है, फीचर है. The XYZ company is not a price taker. हाँ हो सकता है in the market because it must lower price to sell additional units. Yes, ये हो सकता है, इसको रख रहे. The XYZ will not be able to maximize profit. नहीं, this is wrong. इसका मतलब C is the correct option. क्योंकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो हम लोग देखे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो therefore C करेक्ट ऑप्शन है. Come next, 37. The King demand curve model of oligopoly assumes, the King demand curve model of oligopoly assumes that the response of consumers to a price increase is less than the response to a price decrease. The response of consumers to a price increase is less. मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा, कंज्यूमर्स ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं करेगा. अगर रेस्पॉन्स नहीं करेगा is less than the response to a price decrease. Next बोला, the response of consumers to a price increase is more than the response to a price decrease. Next है, the elasticity of demand is constant regardless of weather. ये तो absolutely wrong है, C गलत. D, the elasticity of demand is perfectly elastic. ये भी गलत. तो आप 37 का A और B में which one is the correct option? कहाँ the King demand model of oligopoly assume करते हैं कि रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू ए प्राइस इंक्रीज इज लेस. मतलब अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो कंज्यूमर लेस रेस्पॉन्स करेगा, और कंज्यूमर्स लेस रेस्पॉन्स करेगा. नहीं, इसमें कंज्यूमर ज्यादा रेस्पॉन्स करेगा, इस लेस. तो रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू ए प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रेस्पॉन्स टू ए प्राइस डिक्रीज. कंज्यूमर हमेशा प्राइस इंक्रीज करने से ही ज्यादा रेस्पॉन्स करेगा, क्योंकि ओलिगोपोली में हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट क्लोज सब्सटीट्यूट्स होता है. देयरफॉर the response of consumers to a price increase is more. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर प्राइस फॉल करेगा तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा रेस्पॉन्ड करेगा. therefore consumers ज्यादा रेस्पॉन्स करेगा जब प्राइस इंक्रीज करता है. therefore B is the right option. Next comes question number 39. Suppose that at the profit maximizing level of output, a firm finds that market price is less than the average total cost. क्या बोला? Suppose that the profit maximizing level of output, market price is less than average total cost. मतलब price is less than ATC. इसका लॉस हो रहा है, but greater than AVC. अच्छा, is greater than AVC, तो फर्म कंटिन्यू करेगा प्रोडक्शन को. Which of the following statement is correct? The firm should shut down. नहीं. The firm should raise its price. नहीं. Profit competition में ऐसा नहीं कर सकते. The firm should move its resources to another industry. नहीं, the firm should continue to operate in short run in order to minimize its losses. D करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यू करेगा बट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए कंटिन्यू करेगा. लॉस होगा
किंतु बंद करने से लॉस ज्यादा होगा, इसलिए कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट कम्स 41, a purely competitive firm's supply schedule in the short run is determined by a purely competitive firm's supply schedule in the short run is determined by its marginal cost curve। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 43, the structure of the toothpaste industry in India monopolistically competitive। ये एकदम स्ट्रेट, monopolistically competitive, monopolistic नहीं होगा, competitive word is more correct, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। Next comes question number 45. Which of the following statements is incorrect? गलत है। Even a monopolistic firm can have losses। हाँ, ये करेक्ट है, monopolistic firm को लॉस हो सकता है। Firms in a perfectly competitive market are price takers। Yes, ये भी सही है। It is always beneficial for a firm in a perfectly competitive market to discriminate prices। परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, इसको दिस इज इनकरेक्ट। किंग डिमांड इज रिलेटेड टू ओलिगोपोलिस्टिक, ये भी करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कम्स 47, व्हेन डैश वी नो दैट फर्म्स आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब AC इक्वल टू AR होता है, तब होता है AC इक्वल टू AR। क्योंकि AC इक्वल टू AR मतलब, एक बात देखिए, अगर हम इस साइड को भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, इस साइड को भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा TC और ये हो जाएगा TR। तो TC इक्वल टू TR मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 49, when dash there will be allocative efficiency, meaning thereby that the cost of the last unit मतलब marginal cost is equal to the price consumers are willing to pay। price consumers are willing to pay मतलब average revenue, और equal बोला मतलब MC इक्वल टू AR। कोई ऑप्शन है MC इक्वल टू AR? हाँ, C होना चाहिए राइट आंसर। तो ये गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 51, which of the following is not a characteristic of a competitive market? not a characteristic of a competitive market। कंपेटिटिव मार्केट का फीचर नहीं है। देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। यस, क्वेश्चन में नॉट है, ख्याल करेगा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल्स आर लार्जली द सेम। यस, फर्म्स जनरेट स्मॉल बट पॉजिटिव सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं, एकदम नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। फर्म्स कैन फ्रीली, ये भी होता है, सी होगा राइट ऑप्शन। 53, which of the following statement is accurate regarding perfectly competitive firm? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नहीं, हॉरिजॉन्टल होता है। बी, द डिमांड कर्व ऑलवेज लाइज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। यस, AR कर्व डिमांड कर्व होता है, वो हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर रहता है। नहीं, ये होता है केवल मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं। द डिमांड कर्व ऑलवेज लाइज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये नहीं होता है, बी को रखते हैं, इज एक्यूरेट। एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट बी इक्वल टू प्राइस, नहीं, एवरेज रेवेन्यू सब समय प्राइस के साथ इक्वल होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, चाहे कंपटीशन हो ना कंपटीशन हो। प्राइस इज गिवन एंड इज डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम इन द एंटायर मार्केट। यस, दिस इज ट्रू, इज एक्यूरेट, इसका मतलब डी इज द राइट ऑप्शन। 53, कम नेक्स्ट 55, a market structure in which many firms sell products that are similar but not identical is known as monopolistic competition। मोनोपोली में भी नहीं होगा क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। 55 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 57, in the long run equilibrium of a competitive market firms operate at, in the long run equilibrium of a competitive market firms operate at the intersection of the marginal cost and marginal revenue curve। yes, ये हो सकता है। B, they are efficient scale, हाँ ये भी है, efficient scale इसलिए क्योंकि LSC का लोएस्ट पॉइंट पे ऑपरेट करता है, इसका तो एवरेज कॉस्ट सबसे कम है। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यस, नॉर्मल प्रॉफिट होता है इसलिए जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ऑल ऑफ दिस आंसर्स आर करेक्ट। हाँ, मेरे को लगता है डी होना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट 59,
in a very short period market. अच्छा, very short period मतलब supply curve is vertical. The supply is fixed. Yes. The demand is fixed. नहीं. Demand and supply are fixed. No. None of the above. Supply is fixed. A correct option है 59. Come next is 61. Total revenue equal to, ये सबसे easy सवाल है, price into quantity. बाकी सब गलत है. 63 में देखते हैं AR can be symbolically written as, ये भी बहुत आसान. AR is symbolically written as TR by quantity. C correct option है. TR by quantity. Next comes 65. Marginal revenue can be defined as the change in total revenue resulting from the purchase of an additional unit of a commodity. हाँ, हो सकता है sales of an additional unit of a commodity. ये more correct है B. इसका मतलब एक और नहीं रख रहे. इसके बाद है sale of subsequent units of a product. None of the above. Sales of an additional unit. This is more correct. B is the right answer. 67. Elasticity का वैल्यू जब 1 है तब मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू इज 0. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. E1 होने से MR इज इक्वल टू 0. ये आपने लोग कौन सा फॉर्मूला से बोल दिए? एक तो रिलेशन था ना, MR इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1 माइनस 1 बाई इलास्टिसिटी. तो इस इलास्टिसिटी में तुम देखो, अगर 1 पुट करेगा 1 माइनस 1 बाई 1, तो इसका मतलब ये पार्ट बिकम्स इक्वल टू 0. तो MR 0 होता है. Question number 69. In economics, the term market refers to a market मतलब place where buyer and seller bargain a product or service for a price. ये हो सकता है. Place where buyer does not bargain नहीं होगा. Place where seller does not bargain ये भी नहीं होगा. Bargain तो होता ही है मार्केट में. None of the above. Place where buyer and seller bargain a product or service for a price. Yes, 69 का A correct option है. नेक्स्ट है 71. ए मोनोपोलिस्ट से, ये भी बहुत ही इजी सवाल है. प्राइस मेकर, नॉट टेकर, नॉट एन एडजस्टर, नन ऑफ द अबव. प्राइस मेकर है मोनोपोलिस्ट. 73. अंडर मोनोपोली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस इज वेरी हाई. क्योंकि मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, और सिंगल सेलर वाला मार्केट में अपने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस के ऊपर कंट्रोल प्रोड्यूसर का सबसे हाईएस्ट है. तो इसमें आंसर होगा नन नहीं, सम नहीं, वेरी कंसिडरेबल. यस, सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है 75. ये एक बार डायग्राम देखिए 75 वाला. एट प्राइस P1 प्राइस को मार्क करते हैं. P1 प्राइस मतलब इस प्राइस में, दिस इज द प्राइस P1. तो हम लोग देख रहे हैं ये प्राइस P1 AVC से कम है. देखो, ये AVC का लोएस्ट पॉइंट है. AVC का लोएस्ट पॉइंट इज दिस पॉइंट. तो AVC का लोएस्ट पॉइंट से प्राइस कम है. इसका मतलब द फर्म वुड रिप्रेजेंट, द फर्म इन द फिगर वुड प्रोड्यूस 0 आउटपुट. प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइस जब आउटपुट AVC से कम हो जाता है, प्रोडक्शन बिकम्स 0. प्राइस लेस देन AVC, नो प्रोडक्शन, शट डाउन करेगा फर्म. यहां पे प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल. Question number 77. Stock exchange market is an example of regulated market. ये market regulated market होता है. Spot market नहीं, none of the above नहीं, unregulated भी नहीं. Stock exchange market regulated market. 79. The condition for pure competition is, repeat question. इसके पहले भी एक ऐसा तो सवाल आज पढ़े हैं. Large number of buyers and sellers, free entry and exit, homogeneous product, both A and B. यानी कि C करेक्ट ऑप्शन है. 81. In oligopoly, when the industry is dominated by one large firm, which is considered as the leader of the group, then it is called leader of the group. Then it is called क्या क्या है? Partial oligopoly, syndicated oligopoly, collusive. ये शायद इसका आंसर एक बार चेक करते हैं. 81 का पार्शियल ओलिगोपोली की क्या दे रहा है आंसर, प्लीज चेक. 81 का सी, पार्शियल ओलिगोपोली, दैट इज द आंसर.
हम लोग एक तो टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली वाला टॉपिक पढ़े थे। वो टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली में याद रखिएगा कि ये पार्शियल ऑलिगोपोली होता है जहां पे द फर्म इज ऑब्टेनिंग इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑलिगोपोली। कम नेक्स्ट 83। वो ऑलिगोपोली का जो सारे डेफिनेशंस है ना, जैसे कि डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली, एक तो प्योर ऑलिगोपोली होता है, एक तो सिंडिकेटेड, कल्यूसिव, ये जो सब फुल, पार्शियल, ये सब है, सारे डेफिनेशंस एक बार देख के जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चंस देता है हमेशा, तो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन। एनीवे, नेक्स्ट इज आफ्टर दिस question number 83. When the monopolist divides the consumer into separate sub-markets and charges different prices in different sub-markets, it is known as, ये भी एक बार देख लेगा, फर्स्ट डिग्री की फर्स्ट डिग्री एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, व्हाट इज द टर्म 83, इसका आंसर क्या दे रहा है एक बार चेक कर लेते। 83 का इट्स इक्वल टू सी, इसका मतलब इट इज इक्वल टू, ये वाला तीन तो डेफिनेशन भी याद रखेगा। It is third degree price discrimination. ये जो degrees of price discrimination है, when the monopolist divides the consumers into separate sub markets. Next is 85. Price discrimination is related to time के हिसाब से, income के हिसाब से, size of the purchase के हिसाब से। Yes, it's all of the above. सब होगा, it's all of the above on the basis of which this is possible. Next is 87. The demand curve of a monopoly firm will be, the demand curve of a monopoly firm will be, monopoly firm का demand कब, average revenue कब, downward sloping होता है, upward sloping तो नहीं होगा, downward sloping। 89 इसके बाद, which of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है, सही है? प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस रिजिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, नहीं, ये तो ऑलिगोपोली का फीचर है। सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन, नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली, नहीं, फ्रीली मूव करता है। एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फॉर्म्स, यस दिस इज करेक्ट, डी इज द राइट ऑप्शन। 91. For market, the essential condition is, for market the essential condition is, market के लिए essential condition है particular geographical place, control of the government, close contact, नहीं, ये दोनों ही नहीं है, close contact with buyers and sellers, क्योंकि geographical place के साथ market तो आजकल international भी होता है, national भी होता है, local भी होता है, regional भी होता है, कुछ भी जगह होता है, particular geographical place नहीं होता है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल कुछ मार्केट में नहीं भी होता है। तो कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इज मोस्ट करेक्ट। नेक्स्ट 93. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये प्राइस होगा, द चेंज इन पी एंड क्यू ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, ये हो सकता है, नहीं, दिस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, नथिंग बट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यस दिस इज करेक्ट। द चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, नहीं, ग्राफिकली डिनोट्स, नहीं, इसका मतलब नथिंग बट प्राइस, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। 93. नेक्स्ट है 95. स्टॉक एक्सचेंज इज एग्जांपल ऑफ डैश मार्केट, इट्स टू बी कंसिडर्ड एज रेगुलेटेड मार्केट। स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, रिटेल मार्केट नहीं होगा, रेगुलेटेड मार्केट, इट्स अ रेगुलेटेड मार्केट, से भी रेगुलेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। नेक्स्ट कम्स 95 का आंसर क्या दे रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। A, regulated market. 97. Natural monopoly arises when there is enormous goodwill enjoyed by a firm. There are stringent legal and regulatory requirements. There are very large economies of scale. There are business combinations and cartel. Natural monopoly arises when there is enormous goodwill. इसका 97 का आंसर भी एक बार चेक करते हैं, क्या बोलते हैं ये लोग। 97 is C. C मतलब there are very large economies of scale, ये सही है,
एक्चुअली नेचुरल मोनोपोली मतलब नेचुरल मोनोपोली इज अ सिचुएशन जहां पे तुम अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट फॉलिंग. द एवरेज कॉस्ट स्टार्ट फॉलिंग मतलब देयर आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ही तुम्हारा एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन आउटपुट. दैट मीन्स सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन 97 का. 99 स्वीजिस मॉडल मतलब किंग डिमांड का मॉडल explains the concept of price rigidity relating to the following market form. Obviously oligopoly market है, king demand का hypothesis A होगा. और 101 ये लास्ट क्वेश्चन है. Price varies by attributes such as location or by customer segment. Price varies by attributes such as location or by customer segment is dash degree of price discrimination. Price discrimination का ये सारे डिग्रीज का याद रखेगा. ये लोग क्या आंसर दे रहे हैं 101 का? इट्स सी, मतलब थर्ड डिग्री बाय एट्रीब्यूट. लोकेशन, लोकेशन मतलब शायद ये एक तो क्वेश्चन इसके पहले भी देखे थे. लोकेशन मतलब इट इज अ थर्ड डिग्री. थर्ड डिग्री प्लेस टू प्लेस अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, लोकेशन वाइज अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, मतलब इट्स ए थर्ड डिग्री. 101 का आंसर इज सी, दैट इज द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो कि हम लोग को देखा इंपॉर्टेंट टाइप का, जो याद रखने टाइप का है. टू क्वेश्चंस क्या क्या? वन, ये ख्याल रखेगा डिग्रीज ऑफ पीडी, ये एक तो तुम लोग को याद रखना है. एंड सेकेंड इज टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली. ऑलिगोपोली का डिफरेंट टाइप्स, ये एक बार याद रखेगा. ये दोनों टाइप्स का एक बार थ्योरेटिकल बेस है, ये एक बार देख के याद रखेगा. बाकी का क्वेश्चंस मोटा मोटी कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट द आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर 4. वी मूव इनटू, हम लोग चैप्टर 2 का एमसीक्यूज किए थे, तो राइट नाउ कुछ चैप्टर प्रोडक्शन और कॉस्ट का भी देख लेते हैं. लेट्स मूव इनटू चैप्टर 2. जस्ट अ मोमेंट. हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर, इसका भी एकदम लास्ट से देखते हैं, कुछ सवाल बना लेते हैं. ये हम लोग कुछ किए थे. ओके, यहां पे लेट्स डू आउट द इवन नंबर्स. 2 से स्टार्ट करते, कुछ सम्स एक बार देख लेते. 2 से लेके ज्यादा देर तक नहीं करेगा, थोड़ा सा कम करेंगे ये चैप्टर में से. लेस तुम लोग एक बार अपने आप घर में ट्राई करेगा, फिर अपने लोग देखते हैं. फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ के निकालना है. The average product is at its maximum and marginal product is equal to average product. अच्छा, जब भी average product और marginal product का बात बोलेगा तो हम लोग जानते हैं कि AP equal to MP होता है. जब AP is highest, average product is at its maximum, marginal is equal to average. Yes, this is true. The law of, ये correct है, identify correct बोला. अच्छा, बी देखते एक बार. द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फैक्टर प्रोपोर्शन. नहीं, फैक्टर प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है रिटर्न्स टू स्केल में. रिटर्न्स टू फैक्टर में फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज करता है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज ओनली बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटीज ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शंस. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज ओनली बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटीज ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शंस. फैक्टर प्रोपोर्शन का इंडिविजिबिलिटीज के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज. एक्चुअली फैक्टर प्रोपोर्शन का इंडिविजिबिलिटीज, ये टर्म अराइज ही नहीं करेगा अंडर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देयरफॉर इट इज नॉट करेक्ट.
क्योंकि ये फैक्टर प्रोपोर्शन इंडिविजिबिलिटीज होता है इन केस ऑफ लॉन्ग रन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है। तो लॉन्ग रन के समय जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगा तो वहां पे फैक्टर प्रोपोर्शन इंडिविजिबल ये फैक्ट काम में ही नहीं आएगा। दिस इज ए रीजन फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Internal economies of scale can accrue when industry expands beyond optimum. Internal economies तो firm का होता है, तो इंडस्ट्री के लिए that is not applicable. तो therefore D is also incorrect. 2 का आंसर क्या दे रहे हैं ये लोग? Two is A. Fine. 4. Which of the following statement is true? Fits a true. Accumulation of capital depends solely on income. नहीं. Also on desire to save. Solely माने only on income. ये correct नहीं है. Savings can be influenced by government policies. Yes, it is possible. External economies go with size. And internal economies with location. उल्टा बोला, internal economies go with size, external economies go with location. ये भी false है. The supply curve of labor is an upward sloping curve. नहीं, ये backward bending होता है. इसको मतलब true बोला तो savings can be influenced by government policies. That is correct. 4B. 6. The marginal product of a variable input is best described at. सीधा बात है, marginal product का formula पूछा. टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नहीं, ये एवरेज होता है. बी, द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट. यस, दिस इज करेक्ट. द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एन 1 यूनिट इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल, नहीं, फिक्स्ड इनपुट कहां से इंक्रीज करेगा. डी, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट दैट इज बीइंग यूज्ड टू द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड, नहीं. तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज बी, the additional output resulting from one unit increase in variable input. 8. The short run, as economists use the phrase, is characterized by the short run. Short run में economists कैसे describe करते हैं short run को? At least one fixed factor of production and firms neither leaving nor entering the industry. हाँ, ये हो सकता है. फिक्स फैक्टर कम से कम एक होना चाहिए और फॉर्म्स छोड़ के भी जाएगा नहीं, आएगा भी नहीं. जनरली ये पीरियड विच इज शॉर्टर देन, नहीं, कैलेंडर के हिसाब से नहीं होगा. ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स, नहीं, कुछ तो वेरिएबल होना ही चाहिए. ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड प्रोडक्शन इज डन इन लेस देन, नहीं, अगेन गलत. इसका मतलब एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फॉर्म्स नाइदर लिविंग नॉट एंटरिंग. दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट रन. 8A. 10. To economists, the main difference between the short run and the long run is that, मतलब कब तुम सारे फैक्टर को चेंज कर सकता है, that becomes long run. देखते, in the short run all inputs are fixed, while in the long run all inputs are variable. नहीं, short run में कुछ fixed कुछ variable भी होता है. In the short run the firm varies all of its inputs to find, नहीं. In the short run at least one of the firm's input level is fixed. हाँ, ये हो सकता है. In the long run, the firm is making a constrained decision about how to use existing plant. नहीं, constrained decision नहीं होता है. C is most correct. 10 का आंसर क्या दे रहे? C. Next is 12. The law of diminishing returns applies to short run but not the long run. ये true है. A, the long run but नहीं, both the short run नहीं, neither the short run. A correct answer. 14. What is the total output when 2 hours of labor are employed? What is the total output? ये हम लोग किए थे क्लास में, right? So we are skipping 14 और 16 दोनों को skip कर रहे हैं. 18 नंबर में चल रहे. Which of the following cost curves is never U-shaped? कौन से U-shaped नहीं है? Average cost curve U-shaped है.
मार्जिनल यू शिफ्ट है, एवरेज वेरिएबल यू शिफ्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए 18 का आंसर डी। 20 इन द शॉर्ट रन when the output of a firm increases the average fixed cost decreases, average fixed cost downward sloping तभी होता है, decreases। 22 if a firm moves from one point on a production isoquant to another, एक point isoquant से दूसरे point पे, the output will remain constant, which of the following will not happen? A change in the ratio in which inputs are combined to produce output, yes, रेशियो चेंज होता है, नॉट हैपन बोला। ए चेंज इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स इनपुट्स, ए चेंज इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स, यस, क्योंकि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं, मतलब एमआरटीएस चेंज होता है, और एमआरटीएस होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का रेशियो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज होगा। सी a change in the MRTS, yes, ये भी होगा। D a change in the level of output, नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट में आउटपुट कांस्टेंट रहता है, तो यहां पे बोला नॉट हैपन, D करेक्ट ऑप्शन। 24 which of the following statement is correct? तुम लोग अगर फ्यूचर में ये MCQ वाला क्लास देखेगा तो जिस चैप्टर का, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं मार्केट और चैप्टर 3 मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो तुम लोग प्रिपरेशन करने के बाद ये एमसीक्यू क्लास को फॉलो करने के लिए बैठिए, क्योंकि अगर आपने बिना पढ़ के बैठ रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प नहीं करेगा। 24 which of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है? when the average cost is rising marginal cost must also be rising, हो भी सकता है, बी पढ़ते, when the average cost is rising the marginal cost must be falling, not necessarily, when the average cost is rising the marginal cost is above the average cost, ये मोस्ट करेक्ट है, मतलब ए बी से भी करेक्ट, क्योंकि जब एवरेज बढ़ेगा मार्जिनल ग्रेटर होगा, किंतु मार्जिनल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मार्जिनल का डायरेक्शन के बारे में आप लोग बोल नहीं सकते। 24 का ऑप्शन सी होना चाहिए, देख लेते एक बार आंसर क्या दिया है। 24 का ऑप्शन इज सी, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 26 which of the following is an example of an implicit cost? implicit cost मतलब जो फार्म का ओनर खुद सप्लाई करते हैं, cost of those factors, interest that could have been earned on retained earnings used by the firm to finance expansion, yes, हो सकता है अपॉर्चुनिटी। देखते एक बार। बी द पेमेंट ऑफ रेंट बाय द फर्म फॉर द बिल्डिंग इन विच इट इज हाउस्ड, नहीं, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। द इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द फर्म फॉर फंड्स बोरोड फ्रॉम ए बैंक, नहीं, ये भी एक्सप्लिसिट है। द पेमेंट ऑफ वेजेस, ये भी एक्सप्लिसिट है, ए करेक्ट ऑप्शन है। 28 ये हम लोग कर चुके हैं, स्किप कर रहे हैं। 30 मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, ये कैसे होगा देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, मार्जिनल कॉस्ट मतलब द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, ये करेक्ट है। मार्जिनल मतलब ही हमेशा चेंज, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट एवरेज कॉस्ट होता है। द चेंज इन आउटपुट ये भी नहीं होगा, ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट एवरेज प्रोडक्ट होता है। 32 ये भी हो चुके, स्किप कर रहे। 34 which of the following statement is correct concerning the relationship among the firm's cost functions? ए तो इनकरेक्ट है, ये दोनों को ऐड करने से टीसी होता है। बी टीवीसी इक्वल टू टीएफसी माइनस टीसी, गलत है, टीसी माइनस टीएफसी होना चाहिए था। टीएफसी इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, ये करेक्ट है। क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सी इज करेक्ट और डी भी इनकरेक्ट है। 36 which of the following statements concerning the long run average cost curve is false? गलत बोला। It represents the least cost input combination for producing each level of output. हाँ, लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट का मतलब एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन करने का लोएस्ट कॉस्ट जो लगता है वो लॉन्ग रन होता है, क्योंकि लॉन्ग रन इज द एनवेलप कर्व, इसलिए वो सबसे लोएस्ट लेवल से ज्वाइन करेगा। बी ये करेक्ट है, इसका मतलब फॉल्स बोला। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये ट्रू है।
C, the short run cost curve at the minimum point of the long run average cost curve represents the least cost plant size. True है for all levels of output. नहीं, all levels of output नहीं, केवल optimum level of output. इसका मतलब this is wrong. ये गलत. क्या पूछा है? Which one is false? C is wrong. एक सेकेंड, D को पढ़ लेते. As output increases, the amount of capital employed by the firm increases along the curve. Yes, it is true. क्योंकि जब output increase करता है, तुमने small से medium से large plant में जा रहा है, तो तुम्हारा capital increase कर रहा है. इसका मतलब C है ऑप्शन. एक बार चेक कर लेते आंसर क्या दे रहा है. 36 का आंसर, 36 का आंसर इज C. करेक्ट. Next, 38. The positively sloped part of LRAC, long run average total cost curve, is due to which of the following? Positively sloped मतलब upward rising. ये diseconomies of scale होता है. तो इसका मतलब A is the correct option. Increasing return नहीं होगा, ये short run का फीचर है. The firm being able to take advantage of large scale, advantage होने से घटेगा, बढ़ेगा नहीं. The increase in productivity that results from specialization, ये भी एडवांटेज है तो घटेगा. इसका मतलब A is correct. diseconomies. 38. 40. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग ये भी थे पहले. 40 नंबर स्टार करके रखते, ये बहुत बार आया है, तुम लोग ये सवाल बना के जाएगा. 40 एक बार फिर से कर लेते, हम लोग ये सम पहले भी किए थे. ए फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150. ये AC है, एवरेज टोटल कॉस्ट, एंड हैज टू पे 750 टू इट्स फिक्स फैक्टर्स. इसका मतलब ये TFC है. तो पूछा है एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब AVC कितना है वो पूछा है. तो TFC है तो इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए. तो 350 को 7 से डिवाइड करेगा तो ये आ जाता है तुम्हारा 50. तो 150 से 50 माइनस कर दीजिए तो AVC आ जाएगा. तो 150 माइनस 50, इसका मतलब 100 रुपया होना चाहिए आंसर. क्या आंसर दे रहा है 40 का? देख लेते एक बार. 40 इज D. किस में टिक लगाया आपने लोग? D 100. 42 ये भी हम लोग किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है. एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20 रुपीज एट 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 120 रुपया. 20 इंटू 6 तो 4 यूनिट्स हो जाएगा. इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 30 होना चाहिए आंसर. 42 का आंसर इज 30. नेक्स्ट कम्स 44. Which of the following is a function of an entrepreneur? Initiating a business enterprise? Yes. Risk bearing, innovative? हाँ सब है. This is the function. All of the above. 46. In describing a given production technology, the short run is best described as. Short run कभी भी कैलेंडर टाइम नहीं होता, तो therefore up to 6 months नहीं, up to 5 years नहीं, as long as all inputs are fixed नहीं, as long as at least one input is fixed. ये करेक्ट है. D ऑप्शन इज करेक्ट. 40 हम लोग को 6 करना चाहिए था. 46 चलिए इवन में चल गए थे, ऑड में. 46 इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब आउटपुट कम रेट से इंक्रीज करेगा देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनपुट. Then if all inputs are increased by 10%, output will increase by less than 10%. Output will also decrease नहीं, output will increase by 10% नहीं, output will increase by less than 10%. C is correct. 46. 48. If the marginal product of labor is below the average product of labor, it must be true. अच्छा, MP AP से कम, इसका मतलब MP AP दोनों फॉल करेगा, AP फॉल करेगा. तो देख लेते. The marginal product of labor is negative. Not necessarily.
द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, नो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, ये करेक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन मतलब एवरेज प्रोडक्ट फॉलिंग, एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। 48 का आंसर सी। 50 द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ड्रॉन अंडर ऑल ऑफ द assumptions मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट, कौन सा ट्रू नहीं है? टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, ना, ये इनकरेक्ट है। There must be some inputs whose quantity is kept fixed, ये होना चाहिए। We considered only physical inputs and not economically profitability, कोई monetary transaction नहीं है, केवल physical inputs का बात हो रही है। और D, the technology is given and stable, yes, ये करेक्ट है। इसका टेक्नोलॉजी चेंजिंग दैट इज इनकरेक्ट, एक्सेप्ट बोला, ये इनकरेक्ट है। 52 हम लोग और 3-4 तो करके छोड़ते, ऐसे 60 तक जाके आज रुकेगा। 52 लॉस ऑफ प्रोडक्शन डस नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं है? रिटर्न्स टू स्केल, यस इंक्लूड होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न, यस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यस। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ये नहीं होता, ये कॉस्ट चैप्टर का है, बाकी 3 प्रोडक्शन चैप्टर का है। 54 economies of scale exist because as a firm increases its size in the long run, economies of scale exist because as a firm increases its size in the long run, firm जब size को increase करते हैं, labor and management can specialize in their activities more, हाँ ये हो सकता है। As a larger input buyer, the firm can get finance at lower cost, yes ये भी हो सकता है economies of scale में। The firm can afford to employ more sophisticated technology in production, yes ये भी all of the above, ये करेक्ट है। 54 का आंसर, क्या डी दे रहे? चेक कर लेते एक बार। 54 यस। नेक्स्ट है 56। 56 द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बिलो एग्जिबिट्स, सब मार्जिनल प्रोडक्ट का पूछा है, तो एक बार यहां से मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। एमपी को डैश 23, 40 माइनस 23 17 और ये 10, इसका मतलब फॉलिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। बी 56। 58 द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइजेस एवरेज टोटल कॉस्ट, जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करेगा। एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, एफिशिएंट स्केल। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास 60 ए फिक्स्ड इनपुट इज डिफाइंड एज, फिक्स्ड इनपुट किसको बोलते हैं? दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी क्विकली चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, नहीं तब फिक्स क्यों बोलेगा? That input whose quantity cannot be quickly changed in the short run in response to a desire of the company to change its production, yes. That input whose quantity can be easily changed in response, नहीं होगा। That input whose demand can be easily changed in response, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 60 का ऑप्शन बी, cannot be quickly changed, ऑप्शन बी, that is correct। फाइन, यहां तक करके रखते हैं हम लोग। सीए इंस्टीट्यूट वाला मैट का मार्केट चैप्टर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 2, डिमांड और सप्लाई, इलास्टिसिटी, ये सब चैप्टर्स कभी मोटा मोटी मैक्सिमम एमसीक्यू किए। हो सकता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में एबीटीएफ का मैट का स्कैनर का तुम लोग अपने से करेगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी या टेक्स्ट मी, हम लोग आंसर दे देंगे। हो सकता है थोड़ा सा देरी लगे एक दिन, तो हम डेफिनेटली रिप्लाई करेगा। और अगर नेक्स्ट डे हम लोग और एक एमसीक्यू का क्लास लेते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, अगर पॉसिबल है तो हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे में वी कैन टेक ए क्लास ऑन एबीटीएफ वाला मैट का, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, उसका एमसीक्यूज को अपने लोग सॉल्व करेंगे। किंतु तुम लोग बाय द टाइम आईसीआई का मैट का हो सके तो रिवीजन कर लीजिए। दिस इज हाई टाइम टू रिवाइज आउट। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे।